प्रोफेसर लक्ष्मण, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, ये इस मुद्दे पर फैसला आया, लेकिन आप देखिए कि जो इस के पक्ष में थे, जिनकी वजह से ये फैसला हुआ, उनमें से एक जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं। अब उसमें ये सब कहने की क्या जरूरत थी कि आरक्षण को 75 साल हो गए हैं, इनके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, ये अंतहीन तरह से चलता नहीं रह सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या, जो रविकांत जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि एक तरफ तो मामला राजनीतिक हो सकता है, हम स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि पिछले 8-9 सालों से हम जो देख रहे हैं वो स्पष्ट दिखता है, और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह चुके हैं। तो एक तो वो पक्ष है, दूसरा ये भी पक्ष है कि आरक्षण विरोधी मानसिकता हमारे न्यायालयों में काबिज है। जी मुकेश जी, सबसे पहली बात तो इस पूरी बहस को लेकर के ये है कि अच्छा है कि इस सब पर बहस हो रही है। इस बहस के केंद्र में जाति है। इस वजह से भी, इस फैसले के लिहाज से भी ये आज का दिन बहुत अहम है। दूसरी बात ये कि राजनीति हो, ये मैं बुरा नहीं मानता, ठीक है, सबकी अपनी राजनीति है। राजनीति खुलकर हो, मैं ये चाहता हूं। मसलन ये जो पूरा वाकया है, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत पीछे जाने में फिर हमें ये बताना होगा कि 1950 में एससी एसटी को रिजर्वेशन क्यों दिया गया। फिर हमें ये बताना होगा कि कैसे अनुच्छेद 340 के बाद काका कालेलकर कमीशन, फिर मंडल कमीशन, फिर उसको लागू करने के लिए आंदोलन, और कैसे एक बार एक अनुशंसा लागू हुई तो उसके विरोध में पूरे देश में आगजनी, फिर इंदिरा साहनी जजमेंट। देश जानता है बहुत कुछ। मैं शुरू यहां से कर रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए दबे स्वर में एक खास किस्म की मांग तो थी, जो आरएसएस जिसका प्रतिनिधित्व भी करता था, लेकिन इसके लिए कोई आंदोलन, कोई हड़ताल, और ऐसा भी नहीं कि कोई वह समाज जिसके हित के लिए यह सब किया जा रहा हो वो सड़कों पर उतर गया हो, और थोड़ा तार्किक भाषा में कहें तो उसका कोई आंकड़ा सार्वजनिक हो गया हो कि देखिए सवर्णों की आबादी इतनी है और उसमें से इतने ज्यादा लोग गरीब हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2019 के चुनाव के ठीक पहले एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की छेड़खानी, उसके बाद भारत बंद, और उसके बाद फिर से उसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू करना, सरकार वहां गई, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण आना, ये एक पृष्ठभूमि है। लेकिन उसके बाद जो ये 40 याचिकाएं गई, दो पार्टियों ने सदन में खड़े होकर मुखर विरोध किया, और फिर उन 40 याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने 7 दिन की बहस में जितने शानदार तर्क दिए, आंकड़े प्रस्तुत किए, और उन आंकड़ों में मैं नहीं जा रहा हूं, बस इशारा कर रहा हूं मुकेश जी, राष्ट्रपति के मंदिर प्रवेश के बाद मंदिर प्रवेश न किए जाने, और उसके बाद उसे धुलने से लेकर के, ब्यूरोक्रेट्स के शादी पे दूल्हे की बारात न जाने से लेकर के, अकादमिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में हिस्सेदारी के सवाल, सब आंकड़े उस बहस में रखे गए थे। दिलचस्प ये था कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग ऑनलाइन पहली बार लाइव टेलीकास्ट हुई, तो बहुत सारा तो हमने सुना है, एक एक आंकड़े सुने, एक चीज। और उसके बाद आज के दिन एक स्प्लिट वर्डिक्ट का आना, और उसमें दो जज जहां खड़े हैं, इसने यह तो साबित कर दिया कि जो एक धारणा आरक्षण के खिलाफ बनाई जाती है, वह ऐसा नहीं है भगवान राम सब पूरे भारत और दुनिया के भगवान नहीं है भाई, इसी देश में 15 मंदिर रावण के भी है। यानी एक विरोधाभास जो इस पूरे विमर्श का था, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में दिखा, और उससे बड़ी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आज के निर्णय में दिखा। एक मेरा पॉइंट ये है। अब इसके बाद मैं आता हूं इस बात पर कि अब जिसका आपने सवाल किया तो मैं यही बोल दूं, ज्यादा टिप्पणी इन पर नहीं करूंगा, क्योंकि ये चाहते हैं जेबी पारदीवाल वाला और बेला एम त्रिवेदी, ये दो जज चाहते ये हैं कि आप बहस इस पे करें। मुझे तो ये कहीं पढ़ने को मिला कि इनमें से एक सुप्रीम कोर्ट के जज, शायद, मैं अभी कंफर्म नहीं कह रहा हूं, शायद उन्होंने ये कह दिया कि ये आरक्षण तो 10 साल के लिए था,
अभी मैं इसको और दुरुस्त कर रहा हूं कि क्या वाकई ये कहा गया है कि नहीं, और मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हूं, क्योंकि फिर मेरा भरोसा उड़ जाएगा कि ये कौन सा एग्जाम दे करके जज बने थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी मैं थोड़ा उसको और पड़ताल कर लूं। अब उनके तर्क पर क्या ही बात करें कि अब ये पारदीवाला साहब हैं, 2015 में गुजरात में इन्होंने डिसीजन दिया था। आरक्षण और भ्रष्टाचार, इन दो चीजों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। वहां लोगों ने संसद में अपील की, सांसदों ने लिखा, फैसला बदलना पड़ा। ये मान्यवर आज ये कह रहे हैं कि 75, और ये बेला त्रिवेदी जी दोनों मिलकर के, कब तक आरक्षण चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, मैं समर्थन करता हूं, नहीं चाहिए आरक्षण। आओ जाति जनगणना कराएं, आओ ये देखें कि कितना आरक्षण से लाभ मिला, जहां आरक्षण नहीं है वहां का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो इस पर तो मैं बहुत नहीं बोलूंगा, ये तो इस देश की एक खास किस्म की एलिट पत्रिका है। अब मैं आखिरी बात कहता हूं जी। इन्होंने जस्टिस रविंद्र भट्ट, मैं वही अपना आर्गुमेंट सेंटर कर रहा हूं, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जिससे सहमत हुए यूयू ललित, इन्होंने जो बात कही है कि अगर वह 10% सवर्ण आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी शामिल नहीं है, उसके गरीब शामिल नहीं है, तो ये जातिवादी आरक्षण है। गौर करना चाहिए इस मुल्क को, और अब खुल करके ये बोलना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस भारत का पहला जातिवादी आरक्षण है। और दूसरी टिप्पणी रविंद्र भट्ट की, जस्टिस रविंद्र भट्ट, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और भेदभावपूर्ण है। और जस्टिस यूयू ललित इससे सहमत होते हैं। मैं कह रहा हूं कि देश में इस आज के निर्णय ने यहां से एक रोशनी दिखा दी। अब ये डर गए इन सामाजिक न्याय का नाम लेने वाले उन राजनेताओं को विश्लेषण करना चाहिए कि आपने क्या देख करके ईडब्ल्यूएस का समर्थन कर दिया था। आज तो डीएमके और आरजेडी खड़ी है यहाँ पर। इसलिए मुकेश जी, मैं केवल अभी पहली बार की टिप्पणी में अंतिम बात यही कह रहा हूं, इससे एक बहस शुरू हुई है और मुझे लग रहा है कि इस बहस को जाति जनगणना के सवाल तक ले जाया जाए, इस बहस को आरक्षण की बहस तक ले जाया जाए, अन्यथा यहां से दो रास्ते खुलेंगे। पहला रास्ता, अगर वाकई भारत के संविधान और सामाजिक न्याय जैसी कोई समझ पर यह देश चला तो बदल सकता है, और अगर नहीं चला तो फिर यह गैर बराबरी और विषमता का यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण अगर आ गया तो ये पूरी तरह से वंचित शोषित जमात के हक को खत्म कर देगा। शुक्रिया।